और 12 मार्च 2018 यूएस बांग्ला फ्लाइट 211 67 पैसेंजर्स को लेकर ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरा। इस प्लेन में 4 क्रू मेंबर सवार थे। इस प्लेन को बस कुछ ही दूर त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू जाना था, पर अफसोस ये प्लेन सही सलामत वहां पहुंच नहीं पाया। इस फ्लाइट में ऐसा क्या हुआ था? स्क्रीन पर आप एक छोटी सी बच्ची को देख सकते हैं। नाम है प्रीतुला रशीद। और आगे जाके ये छोटी सी बच्ची यूएस बांग्ला एयरलाइन की पहली लेडी पायलट बनी। इनके पास 390 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था और ये फ्लाइट काठमांडू की पहली फ्लाइट थी। पर किसे पता था कि ये पहली फ्लाइट ही उसके लिए आखिरी फ्लाइट बन जाएगी। कैप्टन अबिद सुल्तान 52 वर्ष के थे और उनके पास 22 साल 5500 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। फ्लाइट 211 में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और करीब 2 घंटे बाद ये प्लेन काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड करने के लिए तैयार हो गया। पायलट ने प्लेन को 13,000 फीट तक ले आया। आमतौर पर यह एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक होती है, इसलिए अक्सर प्लेन को होल्डिंग करने के लिए कहा जाता है। पायलट ने एटीसी से संपर्क किया। एटीसी ने प्लेन को रनवे 02 पर लैंडिंग करने की इजाज़त दे दिया बिना होल्डिंग के। उस दिन कोई भी ट्रैफिक नहीं था, इसलिए फ्लाइट 211 को होल्डिंग करने के लिए नहीं कहा गया। धीरे धीरे एल्टीट्यूड कम हो रहा था। प्लेन एयरपोर्ट के और भी नज़दीक आ रहा था, पर अचानक ये प्लेन रनवे 02 की तरफ जाने के बजाय ये लेफ्ट की ओर मुड़ गया। दरअसल यहाँ प्लेन के ऑटो पायलट ने प्लेन की डायरेक्शन को मोड़ दिया था। पर ऐसा क्यों हुआ? क्या ऑटो पायलट में कोई खराबी थी या उसे गलत प्रोग्राम किया गया था? खैर, पायलट के पास इन सवालों के जवाब खोजने का वक्त नहीं था। प्लेन तेजी से नीचे की ओर जा रहा था। पायलट ने तुरंत ही प्लेन का कमांड अपने हाथों में ले लिया। पायलट ने प्लेन के ऑटो पायलट को डिसएंगेज कर दिया और मैन्युअली ही प्लेन को लैंड कराने लगा। इस दौरान पायलट प्लेन के लैंडिंग गियर को डाउन करना भूल गया। अब क्योंकि ऑटो पायलट और एफएमएस यानी कि फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम भी डिसएंगेज हो चुका था, इसलिए पायलट को खुद ही प्लेन के रेट ऑफ डिसेंट यानी कि नीचे आने के दर को मेंटेन करना था। पर अफसोस ऐसा हो न सका। दोस्तों, प्लेन को सुरक्षित लैंड कराने के लिए ग्लाइड स्लोप के बीच में ही लैंड कराना होता है, जबकि फ्लाइट 211 इस ग्लाइड स्लोप से 500 फीट अधिक ऊपर था, जिसकी वजह से प्लेन किसी भी हालत में रनवे के स्टार्टिंग में लैंड कराना बहुत मुश्किल था। पायलट कुछ समझ पाता उससे पहले एक अलार्म बजने लगा। ये लैंडिंग गियर का अलार्म था, जो कि अब भी क्लोज ही था। पायलट ने तुरंत ही लैंडिंग गियर को डाउन किया और प्लेन को लगभग 45 डिग्री के एंगल में लैंड कराने लगा। इतना ही नहीं, पायलट एक और बड़ी गलती कर चुका था, जिसका अंदाजा अब तक पायलट को नहीं लगा था। पर एटीसी को यह समझ में आ गया और तुरंत ही एटीसी ने पायलट से संपर्क किया और कहा कि आपको रनवे 02 पर जाना चाहिए था, लेकिन आप रनवे 20 पर जा रहे हैं। प्लेन रनवे से अब सिर्फ 50 फीट की ऊंचाई पर था और तेजी से नीचे की ओर आ रहा था। अब रनवे 02 की तरफ जाने का वक्त तो बिल्कुल भी नहीं था। पायलट ने रनवे 20 पर प्लेन को टच डाउन तो किया, पर करीब रनवे के बीचों बीच प्लेन रनवे 20 पर ही लैंड कर गया। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। प्लेन रनवे पर लैंड तो किया, लेकिन रनवे के बीचों बीच यानी कि पायलट के पास प्लेन को रोकने के लिए सिर्फ आधा रनवे था और देखते ही देखते ये रनवे भी खत्म हो गया। पर प्लेन अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पायलट लगातार ब्रेक अप्लाई कर रहा था, पर रनवे के आखिर में जाने के बाद भी प्लेन रुका नहीं और फिसलता हुआ प्लेन रनवे से बाहर चला गया। करीब 300 मीटर दूर जाकर प्लेन एयरपोर्ट के बाउंड्री लाइन से टकराया। इस टक्कर से प्लेन के फ्यूल में आग लग गई और प्लेन के अंदर धुआं भरने लगा। हालांकि रेस्क्यू टीम कुछ ही मिनट्स में पहुंच गई, पर फिर भी इस घटना में 51 लोगों की जान चली गई और 20 लोगों की जान बचाई गई। इस फ्लाइट में ऐसा क्या हुआ था? क्यों लैंडिंग के वक्त प्लेन अपने आप ही मुड़ गया? क्यों प्लेन का ऑटो पायलट प्लेन को गलत डायरेक्शन में ले गया? दोस्तों, इस घटना में सवाल तो बहुत सारे हैं और गलतियां भी। तो चलिए इस केस की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस केस स्टडी की शुरुआत करते हैं घटना के कुछ ही देर पहले।
जब ये प्लेन त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड करने के लिए 13,000 फीट की एल्टीट्यूड में आ गया। और देखा जाए तो पायलट को यहीं से कन्फ्यूजन शुरू हुआ। पायलट को लगा कि यहाँ पर हमेशा ट्रैफिक रहता है, इसलिए उसे होल्ड करने के लिए कहा जाएगा जब तक कि कोई खाली रनवे ना मिल जाए। पर ऐसा नहीं हुआ। एटीसी ने पायलट को रनवे 02 पर लैंड करने के लिए इजाज़त दे दिया बिना होल्डिंग के। अब यहाँ पर पायलट को एक और छोटा सा काम करना था। एफएमएस यानी कि फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में रनवे के हेडिंग 02 को टाइप करके ऑटो पायलट को यह बताना था कि हम रनवे 02 पर लैंड करने वाले हैं। पर पायलट ने एफएमएस को रिकॉन्फ़िगरेशन नहीं किया। आइए इसे भी आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें बेसिकली कुछ कमांड्स डाले जाते हैं इन बटन की मदद से, और इन्हीं कमांड्स को फॉलो करता है ऑटो पायलट। फॉर एग्जांपल, इस प्लेन को फ्लाई करना है पुणे से मुंबई तक और फिर मुंबई से होकर अहमदाबाद तक। इसके लिए आपको एफएमएस में टाइप करके यह बताना होता है कि पुणे एयरपोर्ट से टेक ऑफ करके इतने स्पीड में इतने एल्टीट्यूड में जाना है। इसके बाद मुंबई एयरपोर्ट से होते हुए अहमदाबाद एयरपोर्ट तक जाना है। इस दौरान प्लेन का एल्टीट्यूड क्या रहेगा इसका भी सेटिंग किया जा सकता है और इस तरह से ये प्लेन अहमदाबाद एयरपोर्ट तक पहुंच जाएगा। लेकिन आगे क्या होगा? क्या ये खुद ही किसी रनवे में लैंड कर जाएगा या फिर ये अहमदाबाद एयरपोर्ट में होल्ड कर जाएगा? दोस्तों, एफएमएस में सारे प्रोग्राम्स टेक ऑफ के वक्त ही यानी कि पुणे एयरपोर्ट में ही डाल दिया जाता है, लेकिन एफएमएस में ये नहीं डाला जाता कि प्लेन जब अहमदाबाद एयरपोर्ट के आसपास पहुंचेगा तो कौन से रनवे पर लैंड करेगा। इसीलिए एफएमएस को ये पता ही नहीं होता कि प्लेन को किस रनवे पर लैंड कराना है, क्योंकि उसे बस इतना ही पता है कि एयरपोर्ट के पास इतने इतने एल्टीट्यूड पर जाना है। पायलट अगर रनवे के हेडिंग को टाइप करता है तो ठीक है, अगर नहीं टाइप करता है तो यह प्लेन ऑटोमेटिकली होल्ड कर जाएगा। होल्ड का मतलब ये है कि प्लेन एयरपोर्ट के चारों ओर घूमता रहेगा और बस घूमता ही रहेगा। अगर पायलट कुछ भी नहीं करता है तो यह प्लेन हमेशा के लिए एयरपोर्ट के चारों ओर बस घूमता ही रहेगा, तब तक जब तक कि फ्यूल खत्म ना हो जाए, और फ्यूल खत्म हो जाने के बाद ये कहीं क्रैश हो जाएगा। अगर पायलट को प्लेन रनवे 02 पर लैंड करने की परमिशन मिल जाता है तो सिंपली वो भी एफएमएस में रनवे के हेडिंग को डाल देगा। ऐसे में फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम ये समझ जाएगा कि अब गोल गोल घूमने का वक्त खत्म हो गया, अब रनवे 02 पर लैंड करने का वक्त आ गया है। इसके बाद ऑटो पायलट जरूरत के हिसाब से प्लेन के एल्टीट्यूड को धीरे धीरे कम करता है। अब यहाँ पर पायलट को ये लगा कि ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक होगा, इसलिए एटीसी भी उन्हें होल्ड करने के लिए कहेगा। लेकिन कोई भी ट्रैफिक नहीं था और एटीसी ने यह साफ साफ कह दिया कि आप रनवे 02 पर लैंड कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने कुछ देर पहले ही बात किया कि जब पायलट को यह पता चल जाता है कि उसे कौन से रनवे पर लैंड करना है, तब वो एफएमएस में उस रनवे के नंबर को टाइप कर देता है। लेकिन फ्लाइट 211 के पायलट ने ऐसा नहीं किया। हो सकता है पायलट यहाँ पर भूल गए होंगे। इट मीन्स पायलट के दिमाग में ये था कि हम रनवे 02 पर लैंड करने जा रहे हैं, जबकि ऑटो पायलट के दिमाग में ये था कि हमें एयरपोर्ट के चारों ओर घूमना है, क्योंकि पायलट ने ऑटो पायलट के पुराने डेटा को रिकॉन्फ़िगरेशन किया ही नहीं था और इसलिए ऑटो पायलट ने प्लेन के डायरेक्शन को मोड़ दिया। इसके बाद पायलट ने तुरंत ही प्लेन के कंट्रोल को अपने हाथों में ले लिया और मैन्युअली ही फ्लाई करने लगा। अब यहाँ पर एफएमएस और ऑटो पायलट दोनों डिसएंगेज हो चुका था, क्योंकि पायलट मैन्युअली ही प्लेन को लैंड करने वाला था। दोस्तों, अगर आपने नेपाल कभी विजिट किया होगा या फिर मैंने जो नेपाल के जोमसोम एयरपोर्ट के बारे में वीडियो बनाए हैं उन्हें देखा होगा, तो आपको पता होगा कि ये एरिया पहाड़ पर्वतों से घिरा हुआ है। ऐसे में बिना ऑटो पायलट, बिना फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम के प्लेन को नीचे लाना पायलट के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है, पर फिर भी पायलट ने कोशिश किया प्लेन को नीचे लाने की। दोस्तों, हर प्लेन में लैंडिंग चेकलिस्ट होता है और लैंडिंग के दौरान पायलट इस चेकलिस्ट को फॉलो करता है। प्लेन के लैंडिंग गियर को डाउन करना है, ये भी लैंडिंग चेकलिस्ट में मेंशन किया जाता है। अब क्योंकि प्लेन बहुत नीचे आ चुका था, इसलिए पायलट के पास अब वक्त नहीं था
कि वो शुरू से इस चेकलिस्ट को फॉलो करे। इसलिए लैंडिंग गियर के ओपन करने के प्रोसेस के बाद से वो चेकलिस्ट को फॉलो करना शुरू कर देता है। लैंडिंग के दौरान लैंडिंग गियर को ओपन करना पड़ता है, पर इस प्रोसेस को स्किप करके पायलट आगे बढ़ गया, या ये भी कह सकते हैं कि पायलट लैंडिंग गियर को डाउन करना भूल गया। दोस्तों, जब एक प्लेन रनवे के नज़दीक आ जाता है और प्लेन का लैंडिंग गियर अब भी क्लोज रहता है, तो ऐसे में ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम अलार्म बजने लगता है। और ठीक ऐसा ही फ्लाइट 211 के साथ भी हुआ। प्लेन एयरपोर्ट के बहुत नज़दीक आ चुका था। पायलट पहले से ही काफ़ी कंफ्यूज था और फिर अचानक एक अलार्म बजने लगा। तब पायलट को पता चला कि लैंडिंग गियर तो क्लोज है। फिर तुरंत ही उसने लैंडिंग गियर को डाउन किया। दोस्तों, फ्लाइट 211 रनवे के पास तो आ चुका था, लेकिन अब भी ये ग्लाइड स्लोप से काफ़ी ऊपर था, यानी कि प्लेन अब भी डेंजर जोन में था। पायलट लगातार प्लेन के एल्टीट्यूड को कम करने में लगा हुआ था। उनके लिए एक एक सेकेंड काफ़ी कीमती था। ऊपर से अलार्म बजने लगा, जिससे पायलट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। खैर, उन्होंने लैंडिंग गियर को समय रहते डाउन कर दिया, लेकिन फिर से एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। एटीसी ने पायलट को रनवे 02 पर लैंड करने के लिए कहा था, जबकि पायलट प्लेन को रनवे 20 की तरफ ले गया। एटीसी ने तुरंत ही पायलट से कांटेक्ट किया और रनवे को कंफर्म करने के लिए कहा, और फिर से पायलट का ध्यान दूसरी ओर चला गया। खैर, पायलट ने रनवे 20 पर लैंड करने की इजाज़त मांगा, और किस्मत अच्छा था कि उस दिन रनवे 20 और 02 दोनों ही रनवे खाली था। पर पायलट सबको हैंडल करते करते रनवे के काफ़ी आगे चला गया और करीब रनवे के बीचों बीच लैंड किया, जिसकी वजह से प्लेन सही समय पर रुक नहीं पाया, और ब्रेक्स अप्लाई करने के बावजूद भी प्लेन फिसल तो हुआ 300 मीटर एयरपोर्ट के बाउंड्री लाइन में जाके टकरा गया। इस घटना के बाद कई सारे सवाल उठने लगे और बहुत सारी अफवाह भी फैलने लगी। इस हादसे के बाद 27 अगस्त 2018 में नेपाल के काठमांडू पोस्ट अखबार ने यह दावा किया कि जांच आयोग कैप्टन को इस घटना का दोषी बता रही थी, और इतना ही नहीं बल्कि यह भी कहा कि कैप्टन कॉकपिट में लगातार धूम्रपान कर रहा था। लैंडिंग के दौरान वो एटीसी से झूठ बोल रहा था, जबकि इन्वेस्टिगेशन की टीम ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन बहुत ही जल्द इन फर्जी अफवाहों को खारिज कर दिया गया, और 27 जनवरी 2019 को फाइनल रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला कि पायलट गंभीर मानसिक तनाव में था। नींद की कमी के कारण वह थका हुआ था, जिसके कारण वह डिस्टर्ब हो रहा था और सही डिसीजन नहीं ले पा रहा था। खैर, इतना सब कुछ जानने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि यह हादसा ऐसा था जो कि होना ही नहीं चाहिए था। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पर सीखने के लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।